आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सिपाही बहाली में जो प्रश्न पत्र लीक का मामला था, उस मामले में एक सप्ताह आज होने को है। 1 तारीख को परीक्षा था, याद होगा आपको। पूरे बिहार में परीक्षा के सेंटर पर किस तरीके से परीक्षा की शुरुआत होने से पहले ही छात्रों के पास आंसर शीट पहुंच चुका था। उससे 2 दिन पहले से ही बिहार में अलग अलग जगहों पर छापेमारी शुरू हो गई थी। वॉकी टॉकी, कई तरह के मोबाइल डिवाइस पकड़े जाने लगे थे। ये सब चीज़ें चल रही थी और 1 तारीख को शाम होते होते ये बातें सामने आ गई कि प्रश्न पत्र लीक हुआ और जितने भी इस तरीके के गैंग थे उनके पास प्रश्न पत्र पहले ही पहुंच गए थे और छात्रों को उत्तर के साथ भेजा गया था अंदर। ये बातें पटना में भी गिरफ्तारी हुई, उसमें सामने आया। छपरा में भी गिरफ्तारी हुई, उसमें सामने आया। लखीसराय जमुई में भी गिरफ्तारी हुई, वहाँ ये बातें सामने आई। लेकिन ये बात आयोग के चेयरमैन, बिहार के पूर्व डीजीपी इसके सिंघल स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो आज भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन बिहार में परीक्षा में चोरी या फिर प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में कई तरह की सावधानी बरतनी शुरू हुई थी जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। मतलब सुधार भी चल रहा है। कर्मचारी चयन आयोग का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उस मामले में एक ऐसे तरीके का बार कोड का इस्तेमाल आयोग के द्वारा हुआ कि किस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हो रहा है वो चंद मिनट के अंदर आयोग को पता चल जाएगा। ऐसा उन्होंने बार कोड सेट किया था। 5 मिनट के अंदर में पता चल गया कि मोतिहारी से प्रश्न पत्र लीक हुआ। ठीक इसी तरीके की बात सिंघल साहब भी कह रहे थे। याद करिए कैसे कह रहे थे कि इतना है कि संभव ही नहीं है। तो जरा उनकी बात को सुन लीजिए, फिर क्या हुआ जांच में वो बताते हैं। संभवतः कुछ लोगों की जो आदत है वो अभी तक छूटी नहीं है, उसकी वजह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह किसी भी तरीके से जो है वो जो अभ्यर्थी हैं उनको नाजायज़ लाभ पहुंचा दिया जाए, लेकिन वो उसमें ना सफल हुए ना कभी होंगे। ये बात मुझे सर कुल कितने। तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं, किस तरीके से हमने बार कोड किया है। संभव भी नहीं है, बताएंगे नहीं, लेकिन सारा बार कोड इनका कहाँ से प्रश्न पत्र लिखवा आज 1 सप्ताह बाद भी पता नहीं है। आयोग की स्थिति ये है कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच एजेंसी के। कल पूरे दिन जांच एजेंसी आयोग के दफ्तर में बैठी रही। जो जानकारी चाहिए था वो जानकारी आयोग अभी भी मुहैया नहीं करा पाई है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि आप हर सेंटर का जो आपका प्रश्न पत्र का जो बार कोड है वो हमें चाहिए। जबकि इन्होंने खुद पहले स्वीकार किया था। इनके बाइट में भी आप सुन रहे हैं कि उन्होंने जो मीडिया को ब्रीफ किया उसमें क्या उन्होंने बोला है। लेकिन वो बार कोड देने में अभी तक आयोग असमर्थ रही है। फिर प्रश्न पत्र कैसे आया, कैसे वितरण हुआ, उस वितरण के प्रणाली में किन किन लोगों को शामिल किया गया, उसमें मैन पावर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कैसे क्वेश्चन प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकला, आपके आयोग के दफ्तर में कैसे पहुंचा, आयोग के दफ्तर से सेंटर पर कैसे पहुंचा, ये सारी चीज़ें आर्थिक अपराध इकाई जानना चाह रही है। लेकिन 2 दिनों के बाद भी आयोग ये अभी तक मुहैया नहीं करा पाई है। ऐसे में आयोग के कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। और आयोग के अध्यक्ष जिस तरीके की मनमानी करते देखे गए हैं, किसी सदस्य को नहीं बुलाना, प्रश्न पत्र को लेकर गोपनीयता बरतने की जो बात हो रही थी, उस गोपनीयता का में जिस अंदाज में जिस स्तर पर सिपाहियों का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंघल के खिलाफ जा रही हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई किस तरीके, क्योंकि ये आर्थिक अपराध इकाई के लिए बड़ी चुनौती हो गई है ये केस। क्योंकि अन्य मामलों में प्रश्न पत्र सेंटर से लीक हुआ, ये बातें सामने आई और वहाँ गिरफ्तारी हुई। चाहे बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक मामला हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्र का लीक का मामला हो, सेंटर चिन्हित हो गया कि कहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुए। लेकिन इसमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि सेंटर से लीक हुआ है प्रश्न पत्र या आयोग के दफ्तर से ही लीक हो गया, मतलब जाने के दौरान ही लीक हो गया। क्योंकि ये चीज़ें किसी के समझ में नहीं आ रही है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनको उत्तर दिया गया है, अब जैसे जमुई में जो गिरफ्तारी हुई है,
जो गिरफ्तार लोगों के पास से 5-7 लड़कों का एडमिट कार्ड बरामद हुआ है, जिनसे ये राशि को बदले में इन्होंने एडमिट कार्ड रख लिया था कि पास कराएंगे तो तुमको एडमिट कार्ड में पहले मेरा पैसा देगा तब तुमको एडमिट कार्ड लौटाएंगे, मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मैट्रिक एडमिट कार्ड तो लेकर अंदर जाता है, मैट्रिक वगैरह का सर्टिफिकेट जितना बहाली के लिए अनिवार्य है, ये चीज़ें भी मुहैया, उनसे भी पूछताछ हो रही है तो पता ही नहीं चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के लिए ये ज़बरदस्त चुनौती का विषय है। अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है, हम लोगों के पास भी वो ऑडियो पहुंचा है, जिसमें बात हो रही है कि एक खास तरीके का कलम आपको दिया जाएगा, सेंटर में सब मैनेज है, 30 गोला अपने मन से लगाइएगा, जब से आपको आंसर मिलेगा आप सबको मिटा दीजिएगा। मतलब कि प्रश्न पत्र का जैसे हम लोगों के पास आएगा उत्तर हम आप लोगों को लिखाना शुरू कर देंगे। एक ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रूफ तो इतना आर्थिक अपराध इकाई ने जुटा ही लिया है कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका था, जिससे आज भी आयोग मुकर रही है। क्योंकि रामकृष्णा नगर में या छपरा में जो गिरफ्तारी हुई, उनके पास से जो आंसर शीट मिले हैं, हाँ उनके पास प्रश्न नहीं था, लेकिन पहला का कौन सा आंसर होगा, दूसरा कौन सा आंसर होगा, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो जो समझदार व्यक्ति थे तुरंत पकड़ लिया कि 90 क्वेश्चन दिया हुआ है और 90 क्वेश्चन का आंसर जब उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी ने जो देखना शुरू किया तो पकड़ लिया, करे इसका आंसर तो सही में जो है वो भी नहीं बता पा रहा है कि उसको कहाँ से, क्योंकि उसको तो सिर्फ उस गैंग को उन्होंने संपर्क साधा, उनको उन्होंने पैसा दिया, वो आप क्वेश्चन कहाँ से लाया किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी तक जो भी गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए या फिर जो परीक्षा में सहयोग करने वाले लोग हैं। जैसे एक सिपाही गिरफ्तार हुआ है गया का, उससे पुलिस पूछता, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसका रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है, वो गिरफ्तार होगा क्योंकि उसके मोबाइल से आंसर भेजा गया है, तो पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुआ या पहले से जो ये गैंग है इसके पास था। ये बड़ी चुनौती है। अभी तक जो एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस ये बता रहा है कि जो कुछ भी हुआ है बिना आयोग के सीनियर लेवल के अधिकारियों की मिलीभगत का संभव ही नहीं है, क्योंकि ये खेल सेंटर से नहीं हुआ है। क्योंकि जब पूछताछ के दौरान जो शुरुआती जानकारी मिली है, जैसे दूसरे सीटिंग का प्रश्न पत्र 1:45 में ही आउट हो गया था, 3 बजे परीक्षा होनी थी, सेंटर पर प्रश्न पत्र मजिस्ट्रेट के सामने में खुलना था, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रश्न पत्र को खोला जाता, सवाल ही नहीं है कि वहाँ प्रश्न पत्र पहले पहुँच जाए, दोनों सीटिंग का प्रश्न पत्र एक बार नहीं पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक शुरुआती जांच में आई है कि सेंटर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि किस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ये सारी चीज़ें अब स्पष्ट होने लगी है कि सेंटर इस मामले में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरीके से आयोग पर की कारगुजारी कर जो सामने आ रहा है या जो काम करने की शैली सामने आ रही है, उस वजह से समझ में आ रही है। तो कहीं न कहीं आर्थिक अपराध इकाई का पूरा फोकस अब आयोग का दफ्तर है कि प्रश्न पत्र मामले में कहाँ कहाँ लैसेज हुए हैं, जिस वजह से ये प्रश्न पत्र जो सॉल्व करने वाला गैंग है उसके पास पहुंच गया है। क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि जिनके व्हाट्सएप पर कहीं से आई है, वॉकी टॉकी से जो बताया जा रहा है, ये तो पकड़े गए ना, मतलब कुल 150 लड़के अभी तक पकड़ाए हैं, तो वो सारे लोग परीक्षा में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए पकड़ाए हैं या प्रश्न पत्र का आंसर के साथ वो पकड़ाए हैं। लेकिन ब्लूटूथ के माध्यम से जो आंसर कहने वाले लोग थे उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एक बड़ा सवाल ये है, क्या कह रहे थे कि जैमर लगा हुआ है, और जैमर के में कहीं भी सवाल ही नहीं है कोई डिवाइस काम कर सके, लेकिन डिवाइस तो खुल्लम खुल्ला काम कर रहा था। कैसा जैमर लगा हुआ था आज भी चर्चा का विषय है कि मोबाइल अंदर में काम कर रहा है, व्हाट्सअप काम कर रहा है, तो फिर उस जैमर का मतलब क्या हुआ। तो चलिए एडीजी मुख्यालय गंगवार साहब का इस मसले पर कुछ मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया है, जरा आप भी सुन लीजिए। भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें अनियमितता कदाचार के संबंध में जो विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज की है, वो एफआईआर को अब आर्थिक अपराध इकाई टेक ओवर कर रहा है।
कुल अभी तक 74 FIR दर्ज हुई हैं और आज तक लगभग 150 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जिले जहां पर ये FIR दर्ज हुई हैं उसका ब्यौरा आपको बता देता हूँ। सारण में 11 FIR हुई हैं, भोजपुर में 10, भागलपुर में 9, नालंदा में 7, नवादा में 6, सहरसा में 5, लखीसराय पटना में 4, रोहतास, मुंगेर, मधेपुरा में 3, जहानाबाद, जमुई में 2, अरवल, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा में 1। इन सभी मामलों की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम कर रही है, उसकी दिशा में उनके द्वारा कार्रवाई कर रही है। तो आपने सुना, मतलब अब पूरे जो 74 केस बिहार में दर्ज हुए हैं और 150 से अधिक गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई करेगी, मतलब इस केस को आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में जिन राज्यों के पुलिस के सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसके लिए पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई के साथ मिलकर इस तरीके की टीम गठित करने पर विचार कर रही है, जो आर्थिक अपराध इकाई को राष्ट्रीय फलक पर भी सहयोग की जरूरत हो तो वो तत्काल उन्हें उपलब्ध हो सके। वैसे आर्थिक अपराध इकाई खुद अपने क्योंकि हर स्टेट में अब इकोनॉमिक ऑफेंस करके यूनिट तैयार हो चुका है। दिल्ली में भी बड़ा यूनिट है, यूपी में भी है। तो ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस वाली जो यूनिट है पूरे देश में, उनसे लगातार संपर्क में आर्थिक अपराध इकाई है, क्योंकि ये जो पूरा खेल हुआ है उस खेल में कहीं न कहीं जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये बातें सामने आ रही है कि इस खेल में दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि बिहार में इस बार बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से भी परीक्षा देने के लिए छात्र आए हुए थे।